2024 का सेट नंबर 1। जैसा कि आप सबको पता है, टोटल 15 सेट में आपका पेपर हुआ है। शुरुआत आज हम लोग सेट नंबर 1 से करते हैं और सभी 15 सेट को यहाँ पे बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अगर आने वाला रेलवे का आपका कोई भी पेपर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, आरपीएफ एसआई हो, जेई हो, या फिर ग्रुप डी का पेपर आपका अगले साल होना हो, इन सब के लिए जो है यह आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना है। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ग्राफ से पूछा गया है। बोला क्या गया है कि निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया है। जैसे यहाँ देखिएगा, कार का उपयोग करने वाले कर्मचारियों का संख्या 450 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोल्ड लिख दिए हैं, नहीं दिख रहा था तो। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों का संख्या 300 है। कंपनी बस 550, मेट्रो का उपयोग 150 और अन्य साधन का उपयोग 250 लोग करता है, 250 कर्मचारी करता है। बोला क्या है, बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी, तो बाइक का उपयोग करने वाले कितना कर्मचारी है, 300। ठीक है, बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी 300 हो गया। और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी, यहाँ पे मेट्रो है, देखिए मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी का संख्या कितना है, 150। इसी का हमें क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो उसको काटेंगे, दोनों वैल्यू 150 से कटेगा, 150 से कम 150 और 150 दूना 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। यानी बाइक और मेट्रो के उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 2:1 का अनुपात। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जब आप डाटा यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। बोला है एक कार 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, यानी 3-3 किलोमीटर का 4 क्रमिक दूरी तय किया है। हमें क्या बताना है कि इस दूरी में कार का औसत चाल। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4 अलग अलग स्पीड दे रखा है। पहला स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 30 है और चौथा जो है वो आपका क्या है, 60 है। हम क्या करेंगे कि अपने मन से यहाँ पे एक डिस्टेंस मानेंगे और यह डिस्टेंस हमारा ऐसा होगा जो इन सब से कटने वाला होगा। तो इन सब से कटने वाला सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो गौर से देखिएगा, क्या किए हम, इन सब का एलसीएम ले लिए, वही हमारा डिस्टेंस हो गया। अब सोचिए कि 60 किलोमीटर की दूरी को 10 के चाल से तय किया जाएगा, समय क्या लगेगा, 6 घंटा। 60 किलोमीटर की दूरी को 20 के चाल से तय किया जाएगा, समय क्या लगेगा, 3 घंटा। 60 दूरी को 30 के चाल से समय 2 घंटा। 60 दूरी को 60 के चाल से समय क्या लगेगा, 1 घंटा लगेगा। क्लियर हो गया। हम यहाँ पे दूरी कितना मान लिए हैं, 60 किलोमीटर। हम यह मान लिए जब भी समान दूरी रहेगा तो दूरी अपने मन से कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर का 4 क्रमिक दूरी है, यानी प्रत्येक चाल से एक समान दूरी तय किया गया है। तो वह दूरी यहाँ पे हम 60 मान लिए। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बताना है, यहाँ औसत चाल बताना है। और औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो आप बताइए कि कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, और ऐसा ऐसा कुल मिला के 4 दूरी है, क्योंकि चारों चाल से इसी दूरी को तय किया गया है। तो कुल दूरी आपका 4 गुने 60 हो जाएगा। बट्टा कुल समय कितना लगा, पहला को 6, 3 9, 2 11 और 1 12। कुल समय आपका लग गया 12 घंटा। कुल दूरी बट्टा कुल समय करिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका औसत चाल निकल जाएगा। 12 पंचे 60, या कट गया, 4 पंचे 20। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो विकल्प यहाँ पे आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, 2 अलग अलग चाल डिस्टेंस सेम हो, 3 अलग अलग चाल डिस्टेंस सेम हो, 4 अलग अलग स्पीड दे डिस्टेंस सेम हो, तब आपसे अगर औसत चाल पूछिए तो इसका उपयोग करके आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, सभी स्पीड का एलसीएम एक डिस्टेंस मान लिए। अब इस डिस्टेंस को तय करने में अलग अलग स्पीड से जो समय लगेगा उसको निकाल लिए। आगे देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सब इतना इतना दूरी तय करता है, 4 बार तय हुआ है, तो 60 गुने 4 कुल दूरी हो गया, बट्टा कुल समय, सभी समय को जोड़ लेंगे, यही आपका कुल समय हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में। यहाँ देखिए क्या है, 1100 रुपए पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज के दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं, कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एसआई। एसआई मतलब कि साधारण ब्याज। और इसमें क्या करना होता है कि रेट का स्क्वायर ऐड कर देना होता है।
और जब भी रेट का स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं तो 0.2 अंकों के बाद डालते हैं, और इसको भी बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर अब तक आप कंपाउंड वाला वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे रेट 1%, 2%, 3%, 10%, 11%, अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल लेकर के इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एसआई लिखना है। एसआई का मतलब होता है रेट गुने टाइम। तो रेट 4% टाइम 2 वर्ष, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 8% आपका साधारण ब्याज हो गया। इसी में रेट के स्क्वायर को ऐड करिए, तो रेट क्या है 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इसमें ऐड होगा। और जब भी रेट का स्क्वायर करते हैं ना, इसमें 0.2 अंकों के बाद हम लोग दे देते हैं, तो 8 प्लस 0.16 कितना हो जाएगा 8.16, यानी इतना प्रतिशत हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से होता तो आप सीधे देख के कह सकते थे कि सर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 8.16%। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोले कि रेट 7% है, टाइम 2 वर्ष है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सबसे पहले 7 दूना 14 साधारण ब्याज, और प्लस 7 का स्क्वायर 49.2 अंकों के बाद यानी 14.49 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह वैल्यू निकलता है प्रतिशत में। तो इतना प्रतिशत हमारा ब्याज होगा किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना है 11,000 है, तो 11,000 का बस 8.16% आप निकाल दीजिए, यही आपका आंसर होगा। देखिए क्या वैल्यू आता है, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है तो 2 जीरो कैंसिल। आगे देख लीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0 है तो सबसे पहले एक 0 दे दिए, 11 से गुना करिए, 11 छके 66 हासिल 6, यहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा। 11 एकम 11 और 6 17, 7 हासिल 1, 11 अठे 88 और 1 89, यानी 897 रुपये और 60 पैसे, यही आपका यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोगों से पूछता CISI में डिफरेंस, तो सिर्फ हम रेट का स्क्वायर करते, 4 का स्क्वायर 16, जब भी रेट का स्क्वायर करिएगा 0.2 अंकों के बाद, यानी इतना प्रतिशत हमारा क्या होता, CISI का डिफरेंस हो जाता। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए सवाल नंबर 4। यह क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम से पहले पूरा का पूरा इसका पैटर्न आपको कराया गया था, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। हर टाइप का अलजेब्रिक जो ट्रिक है वो वहाँ पे डिस्कस किया गया है। x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। यहाँ देखिए पावर क्या है 1, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो यहाँ जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करने के बाद माइनस क्या कर लेना है 2, तो 25 - 2 क्या आंसर हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x का मान देकर के एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ लिया होता, तो हम इस 5 का एक बार कर लेते क्यूब, और फिर इसी 5 का हम कर लेते तिगुना, और इसको हम क्या करते घटा लेते, 125 - 15 क्या हो जाता है 110, कब, जब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछता। आगे चलिए, यहाँ देखिए यह क्वेश्चन आपका समानुपात का है, और समानुपात के केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ इज इक्वल टू दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। तो बाहर में हमारे पास क्या है 9.6 और x है, तो हम करेंगे यहाँ पे 9.6 का गुना किसके साथ, x के साथ, इज इक्वल टू दोनों बाहर वाला, दोनों अंदर वाला का गुना एक साथ, यानी अंदर में एक तो 16.8 है और दूसरा आपका क्या है 18 है, इस दोनों का गुना एक साथ। क्या करना होता है समानुपात के केस में, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ इज इक्वल टू दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ। ऐसा क्यों होता है समझिए, 9.6 है ना पहले, तो लिख दिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। इसके बाद 16.8 है, इसको लिखिए। समानुपात का मतलब बराबर होता है, मतलब यह दोनों अनुपात बराबर है। 18 अनुपात का मतलब बट्टा, फिर से क्या लिखेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 9.6 में किससे गुना हो गया, x से गुना हो गया, इज इक्वल टू 16.8 में किससे गुना हो रहा है, 16.8 में गुना हो रहा है आपका 18 से। तो इसी चीज़ को तो डायरेक्ट हम लिखे हैं कि दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ कर लीजिए, इज इक्वल टू दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। कैलकुलेट करिए, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, यह गुना में इधर आएगा तो भाग में ही। अगर हम इसको काटे, इतना से काटे, अगर हम इसको काटे, इसको काट लेते हैं हम 24 से भी कट जाएगा, लेकिन पहले हम 8 से ही काटते हैं। तो 8 से काटेंगे तो 12 8 96 होगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 एकम 8 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 चौके 12 होगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे यह 2 होगा, 2 से काटेंगे यह आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखिए कितना होगा 9 सत्ते 63 इधर हो गया, और साथ में 2 देख लीजिए, इधर गुना में है ना, इधर वैल्यू तो 2 ही आया है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 63/2, 63/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 31.5। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, विकल्प डी 31.5 हो जाएगा। समानुपात के केस में दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ इज इक्वल टू दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ।
आगे बढ़िए। बोला है एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद अब भी उसके पास 480 रुपये है। इसके पास मूल राशि कितना था? तो हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास पहले से 100 रुपया था। अब इसका 20% यह खो दिया तो कितना बचेगा इसके पास? 80%। 80% यानी कि 4/5। और ये 80% का मतलब क्या होता है? 80/100 ही तो होता है। तो जब इसको काटिएगा तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4/5 ही तो बचेगा। तो एक व्यक्ति के पास हम मान लिए कि मूल राशि x था, इसका 20% गवा दिया यानी कि इसका 80% यानी 4/5 इसके पास होगा। इतना तो यही तो शेष है। अब इस शेष का 25% खर्च कर दिया तो कितना परसेंट इसके पास बचेगा? 75%। 75% का मतलब 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, इसका इतना बचेगा, 3/4 बचेगा। यह वैल्यू टोटल का 80% पहले बचा और अब शेष का 25% खर्च किया यानी इसका जो है अब 75% इसके पास बचेगा, जबकि इसके पास बचता कितना है आपका? 480 रुपये। सोल्व करिए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कैंसिल, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 16 3 48, 160 हो गया। एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुने 16, 16 पंचे 80 यानी कि 800 रुपये आपके क्वेश्चन का यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में। दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरा के 4 गुना के बराबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप फटाफट से इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक का 5 गुना दूसरा के 4 गुना के बराबर, इसका मतलब संख्या में 4:5 का अनुपात होगा। आप बोलोगे यह कैसे पता चला? क्या बोला है? एक संख्या का 5 गुना, तो हम ले लेते हैं पहला संख्या का 5 गुना दूसरा संख्या के 4 गुना के बराबर, तो दूसरा के 4 गुना के बराबर। अब यहाँ से पहला और दूसरे संख्या का अनुपात कैसे निकलता है? पहला संख्या कौन होगा? जो पहला के गुना में होगा वो नहीं होगा जो पहला के सामने, तो पहला के सामने क्या है? 4। और दूसरा संख्या का मान क्या होगा? जो दूसरा के सामने क्या हो गया आपका? 5। तो आपको यह देखना है कि बोला जाए एक संख्या का 5 गुना दूसरे के 4 गुना के बराबर, तो 5 और 4, पहले 5 बाद में 4 आया है तो दोनों का रेशियो 4:5 हो जाएगा। उल्टा कर देना है, पहला का 5 दूसरा के 4 गुना के बराबर, यानी दोनों संख्या में 4:5 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों का योग 36 दिया है, योग कितना है? 36, जबकि अनुपात में बताइए योग कितना? 4 5 9, तो 36:9 का मान है, 9 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान निकला। हमें क्या बताना है? दोनों में बड़ी संख्या यानी अनुपात 5 का मान, तो 5 से गुना कर लीजिए, जो पूछेगा उससे गुना, जो दिया है उससे भाग। 9 से काटिए, 9 चौके 36, 4 पंचे 20 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ देख के आप इसका आंसर बता सकते हैं, कलम उठाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से कटने का रूल क्या कहता है? जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 का कोई गुणज हो, जैसे 11, 22, 33, 44 इत्यादि हो, तो वह नंबर 11 से आपका कटेगा, अन्यथा वह नंबर 11 से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है यहाँ पे 1331 को हम चेक करना चाहते हैं कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट अंकों को आपस में जोड़ेंगे। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर होता है। जैसे यहाँ से शुरुआत करिए, सबसे पहले 1 लेंगे तो 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 3, आगे संख्या मौजूद नहीं है, तो इन दोनों को जोड़िए, 1 और 3 कितना हो गया? 4, यह पहला अल्टरनेट हो गया। अब जो नंबर बच गया है इस दोनों के अलावा वह भी तो अल्टरनेट में होगा, वह आपका सेकेंड अल्टरनेट है, उसको भी जोड़िए, अलग जोड़िए, तो 3 और 1 4, और इसका डिफरेंस चेक करिए कितना का आया। अगर इसका डिफरेंस 0 का या 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब यह नंबर 11 से कटेगा। तो इसका डिफरेंस 0 आया, मतलब यह नंबर 11 से कट जाएगा। तो हमें यही इस क्वेश्चन में बताना है कि नीचे जो संख्या दिया गया है उसमें से कौन सा 11 से डिविजिबल है, 11 से कटेगा। ये चेक करते हैं, देखिएगा ऑप्शन ए को चेक करिए। यहाँ से 9 का अल्टरनेट क्या है? 4, तो 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 कितना? 18, पहले अल्टरनेट का योग 18। जो बच गया वो अभी अल्टरनेट में है, अब उसको जोड़िए, तो 2 2 8 10, 10 6 16, दूसरा अल्टरनेट आपका 16, 18 16 में अंतर क्या 0 या 11 का मल्टीपल है? नहीं, यानी यह नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, देखिए 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 4 20, ठीक है ना? 7 4 11, 5 16 4 20, पहले अल्टरनेट का योग 20 आया। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, जोड़ लीजिए, 2 7 9, 9 6 15, दूसरे अल्टरनेट का योग 15 आया। 20 और 15 में डिफरेंस क्या आपका 0 या 11 का मल्टीपल होगा? नहीं, तो यह भी आपका 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, देखिए 9 4 13, 13 8 21, 21 4 25, पहले अल्टरनेट का योग कितना आया? 25 आया। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, जोड़िए 2 6 8, 8 और 6 14, दूसरा अल्टरनेट का योग 14 आया।
इसका डिफरेंस देखिए कितना का आया, 25 में से 14 घटाएंगे 11। तो अगर अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वह नंबर 11 से कटेगा। तो इसका जो डिफरेंस आया है वो आपका 11 का मल्टीपल है, यानी यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। और यही इस क्वेश्चन में हमें बताना था। आगे देखिए सवाल नंबर 9, बोला है दिन के किसी विशेष समय सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति के छाया की लंबाई 4 फीट। अच्छा, छाया वाला क्वेश्चन देखिए अक्सर पूछा जाता है और इसको हम लोग एक एक नियम से सोल्व करते हैं। और यहाँ जो एक एक नियम आपको बताएंगे ध्यान से समझिएगा। पहले केस में देखिए क्या बोला है, 6 फीट लंबा वस्तु, तो वस्तु का लंबाई क्या है, 6 फीट लंबा व्यक्ति, तो व्यक्ति का लंबाई 6 फीट है, ठीक है। और इसके छाया का लंबाई कितना है, 4 फीट। अब आपको एक बात बस ध्यान रखना है कि ऊपर आप लिखे हैं व्यक्ति का लंबाई, नीचे है इसके छाया का लंबाई। व्यक्ति का लंबाई ऊपर, छाया का लंबाई नीचे। अब आपको यहाँ इज इक्वल टू देना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या किए हैं, ऊपर में व्यक्ति नीचे में छाया। अब बोला है कि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट का छाया बनाता है, तो छाया का लंबाई कितना है, 36 फीट। यहाँ छाया नीचे लिखे हैं तो यहाँ भी छाया का लंबाई कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे 36 फीट। बोले खंभे की ऊंचाई क्या होगी, इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। खंभे का ऊंचाई पूछा है, इसको हम x मान लिए। देखिए व्यक्ति छाया, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वस्तु का लंबाई ऊपर रखेंगे, छाया का लंबाई नीचे रखेंगे। वस्तु ऊपर छाया नीचे, तो यहाँ भी वस्तु ऊपर छाया नीचे रहना चाहिए। अब चाहे तो उसको ऊपर उल्टा कर सकते हैं, इधर छाया नीचे वस्तु, तो इधर भी क्या करेंगे, ऊपर छाया नीचे वस्तु। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो पूछा जाएगा उसको हम x मानेंगे। जैसे इस बार पूछा है कि खंभा का लंबाई बताइए और छाया का लंबाई दे रखा है, तो छाया का लंबाई दिया है, यहाँ छाया नीचे रखें तो यहाँ भी छाया को हम नीचे रखेंगे। व्यक्ति का लंबाई खंभा का लंबाई पूछा है, उसको हम x मान लिए। सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग करेंगे, लेकिन नीचे से नीचे वाला वैल्यू करता है तो काट लीजिए। 4 9 36। अब मल्टीप्लाई करिए, 9 6 54 वैल्यू किसका होगा, x का। और x क्या माने थे, खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई आपका हो जाएगा 54 फीट। विकल्प भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। बोला है एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार से है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक में 2 3 4 का अनुपात। देखो 3 अंक का संख्या है, इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा में 2 3 4 का अनुपात है, ठीक है। यह आपका इकाई अंक, दहाई अंक, जैसे मान लीजिए कोई हम 3 अंक का संख्या बनाते हैं तो इकाई अंक सबसे लास्ट में, उसके बाद दहाई अंक, उसके बाद सैकड़ा अंक, ऐसे ही रहेगा ना। यह इकाई, यह दहाई, यह आपका सैकड़ा अंक। तो बोला यह है कि 3 अंक का एक संख्या है, ठीक है। इसके इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा में 2 3 4 का अनुपात। अनुपात के अलावा क्या दिया है वह महत्वपूर्ण होता है। तो अनुपात के अलावा बोला है कि संख्या का और इसके उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332। इस संख्या का और इसको उलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग कितना है, 1332 है। अब ध्यान से समझिए, यह संख्या कितना है आपका, यह संख्या हो जाएगा आपका 432। संख्या क्या होगा, 432 होगा। 432 क्यों होगा, ध्यान से समझिए। यह संख्या आपका क्या होगा, 432 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यह इकाई अंक, यह दहाई अंक, यह सैकड़ा अंक। तो सैकड़ा अंक सबसे पहले होगा, उसके बाद दहाई अंक, उसके बाद इकाई अंक, यही तो होगा। तो 432। अगर आप इसको उलटते हैं तो संख्या क्या बनता है, 234। और इसका योग ही इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका योग आप निकाल लीजिए। इसका योग जो भी होगा वह अनुपातिक योग, चूंकि यह संख्या अनुपात में है तो अनुपातिक योग इस संख्या का इतना, जबकि वास्तव में इसका योग कितना है आपका, 1332 है। अब अगर आप इस वैल्यू को जोड़िएगा, इस वैल्यू को जोड़िएगा तो यह कितना आ जाएगा, अनुपात 666 आएगा, देख लीजिए जोड़ के। जबकि यहाँ पे क्या है, 1332 है। काटे इसको, इससे यह वैल्यू कटेगा कितने बार में, 2 बार में, यानी यहाँ से निकला यह 1 बार। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से 2 आपका निकल के आ गया। अब अनुपात 1 का मान 2, तो 2 का मान 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मान 2 है। 3 का मान 3 दूना 6, अनुपात 1 का मान 2, तो 3 का मान 3 दूना 6। 4 का मान 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब हमें क्या बताना है, तीनों अंक पता चल गया, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, तीनों अंक। बोला है 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का धनात्मक अंतर बताइए। तो आप बताइए कि वह 3 अंक का संख्या जिसका इकाई अंक कितना है, दहाई इतना है, सैकड़ा इतना है, वह संख्या क्या होगा, तो संख्या हो जाएगा 4 6 8, ठीक है। और इसको पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या होगा, पलट दीजिए, पहले 4 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 8 लिखिए, और इसका हमें अंतर बताना है। अंतर निकाल लीजिए। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 396। क्वेश्चन में दिया क्या था, संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक का अनुपात दिया था। फिर बोला था कि संख्या और उसको पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग इतना है। तो अनुपात में देखिए, अनुपात में यह संख्या और इसको पलटने पर यह संख्या प्राप्त हुआ, इसका योग
इतना आया, जबकि दिया है 666। यहाँ से अनुपात 1 का मान आया और इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों स्थान का अंक हमें प्राप्त हो गया। तीनों स्थान का अंक हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद हम संख्या बना लिए। जब संख्या का इकाई अंक पता है, दहाई अंक पता है, सैकड़ा अंक पता है, तो वह संख्या हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, बोला यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। इन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो एचसीएफ 7 है, एलसीएम 245 है, तो उस संख्या का गुणनफल भी 7 गुना 245 होगा। कर लीजिए, 7 पंचे 35, 5 हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31, 1 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17, 1715। आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो उनका गुणनफल पूछा है तो वह क्या हो जाएगा, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 के दर से और फिर 1 रुपए में 2 के दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। पहले क्या किया है, 1 रुपया में कितना संतरा खरीदा है, 1 रुपया में जो है ये आपका पहले 2 संतरा खरीदा है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 1 रुपया में पहले 3 खरीदा है और फिर 1 रुपया में जो है वो आपका 2 संतरा खरीदा है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, 1 रुपया में 3 के दर से खरीदा और कुछ 1 रुपया में 2 के दर से खरीदा। एक चीज और यहाँ पे बोला है कि दोनों ही केस में जो है संतरा का संख्या समान है। क्या बोला है, समान संख्या में संतरा खरीदा, यानी 1 रुपया में 3 के हिसाब से जितना संतरा खरीदा है 1 रुपया में 2 के हिसाब से भी उतना ही संतरा खरीदा है। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों जगह जो है संतरा का संख्या वस्तु का संख्या बराबर कर देंगे। तो आप बताइए 3 और 2 कहाँ जाके बराबर होगा, 6 पे। तो 6 बना दीजिए। 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 बन जाएगा ना। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक में 2 से गुना, एक में 3 से गुना। अब समझिए, अब यहाँ पे पहले 1 रुपया में 3 संतरा था, तो आप बताइए कि 6 संतरा का कीमत कितना हो जाएगा। भाई इसमें 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना कर लीजिए, यानी 2 रुपया। तो 2 रुपया में आपका 6 संतरा होगा। अगर 1 रुपया में 3 संतरा था तो 3 दूना 6 संतरा में 1 गुना 2, 2 रुपया लग जाएगा। इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना कर लीजिए। तो अगर 1 रुपया में पहले 2 मिल रहा था तो 6 का कीमत अब कितना हो जाएगा, 6 का कीमत 3 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी वस्तु 6 हो गया, यहाँ भी वस्तु 6 हो गया, यानी 6 और 6 12 वस्तु समान संख्या में खरीदे हैं। समान संख्या दोनों का लेना है तो यहाँ भी 6 वस्तु लिए, यहाँ से भी 6 वस्तु लिए, यानी 12 वस्तु में कितना प्राइस लग गया, 2 रुपया इधर 3 रुपया इधर, यानी 5 रुपया। तो 5 रुपया में 12 वस्तु हम खरीद सकते हैं, ठीक है। 5 रुपया में कितना वस्तु हमें मिलेगा, 12 वस्तु मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो इसके 120% में अगर वस्तु को बेच दीजिएगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या पड़ा, 5 रुपया में 12 वस्तु। तो रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु नीचे लिखिए। 0 से 0 काटिए, 12 दहाई 12 से 12 कट गया, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, यानी ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा। इसका मतलब 1 रुपया में अगर 2 वस्तु बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। 1 रुपया में कितना वस्तु, 2 वस्तु बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। हमें बोला है कि प्रति दर्जन मूल्य बताइए, तो इसको दर्जन में बदलिए। 1 रुपया में 2 वस्तु है ना, 2 को दर्जन में बदलने के लिए कितना से गुना, 6 से। तो 6 दूना 12 वस्तु का कीमत ऊपर भी 6 से, ऊपर नीचे 6 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब 6 रुपया में जो है वह क्या होगा, 12 वस्तु बिकेगा। तो 12 वस्तु का कीमत, 12 वस्तु मतलब 1 दर्जन का कीमत कितना हो गया, 6 रुपया। हमें बताना है प्रति दर्जन मूल्य बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना पड़ता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है, अनिल अपने आय का 40%, सेम ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है और हर महीने 7200 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक आय बताइए। हम मान लिए कि इसका मासिक आय 100 रुपये है। अब जितना रुपया इसका आय है उसका 40% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 60%। 60% यानी 60/100, तो 20 दिया 60, 20 पंचे 100, यानी इसका 3/5 इसके पास बचता होगा, 60%। अब शेष का फिर से क्या करता है, 40% खर्च कर देता है, तो फिर से शेष का 60% बचता होगा, यानी 3/5 बचता होगा। तो यही तो इसके पास बचेगा, जबकि बोला क्या है, बचता है इसके पास 7200 रुपये। तो बराबर में 72 कर लीजिए। सोल्व इसको करिए, ऊपर है 3 तिया 9, 9 अठे 72, 800 हो जाएगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर कुछ नहीं है, केवल x। 5 25 अठे कितना हो जाएगा, 200, और 200 के साथ साथ यहाँ 2 जीरो और है, यानी 20,000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पे जो है आंसर आपका बन रहा है। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है। 1.5 मीटर
गुना 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुने 150 मीटर आयाम वाले एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में? यह समय हमको किस फॉर्म में बताना है? मिनटों के रूप में बताना है। पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हमारी बात को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे उसको बनाने के लिए देखिए हम लोग एक फॉर्मूला छोटा सा यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यह क्या है आपका? क्वांटिटी। पूरा लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की कुल मात्रा जो आपका होगा, बड़ा हो जाएगा नहीं लिख पाएंगे, पानी की कुल मात्रा क्या होगा आपका? पानी की कुल मात्रा बराबर हो जाएगा A गुना V गुना T। अब इस बात को समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर कहने का मतलब पानी की जो मात्रा होगी, कितना मात्रा में पानी निकलेगा, तो पानी की मात्रा जो है वह कैसे निकालेंगे हम लोग? A गुने V गुने T से निकालेंगे। अब समझिएगा पानी की मात्रा कैसे निकले। हमें क्या करना है? 200 मीटर गुने 150 मीटर टंकी को 2 मीटर भरना है। इसका मतलब पानी का आयतन क्या हो जाएगा? देखिए 200 मीटर लंबा है आपका टंकी, इसके अलावा 150 मीटर चौड़ा है, और इसको जो है 2 मीटर तक हमें भरना है। कितना मीटर तक भरना है? 2 मीटर तक। यही तो पानी की मात्रा हो गया ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गया ना। पानी का मात्रा जो टंकी का आयतन हो गया, टंकी में जितना पानी आएगा उसका आयतन तो यही होगा ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इतना पानी हमें भरना है, यह पानी का आयतन हो गया। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गया, पानी का आयतन हो गया। पानी हमें भरना कहाँ था? इतना मीटर पानी हमें भरना था। देखिए इसमें यह साइज का तो आपका पाइप है ना, इस पाइप से भरना किस में है? 200 मीटर उन्हें 150 मीटर आयाम वाले एक टंकी में। तो टंकी का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, और इसको भरना कहाँ तक है? 2 मीटर ऊंचा। फिर इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। अब गौर से आगे देखिए, अब हमें लिखना ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, यानी जिस तरीके के पाइप से इस टंकी को भरा जाएगा उसके मुहाने का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए जो पाइप है वह आयताकार पाइप है, तो इसके मुहाने का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 15/10, एक अंक के बाद दशमलव हटा दिए, तो 15/10 मीटर लंबाई हो गया। गुने चौड़ाई कितना होगा? 125/100, 2 अंक के बाद दशमलव है, इस वजह से नीचे 100 लिखे, इतना मीटर। यह हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसके पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल निकाल लिए। गुना हमें क्या लिखना है? भी। तो गुना भी करने का मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी का चाल। तो पानी का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 20 में हम गुना कर देंगे 5/18 से। इससे यह क्या होगा आपका? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि बाकी सब डाटा मीटर के रूप में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में। याद होगा स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। भी हो गया। और गुना हमें क्या बताना है? टाइम। तो टी लिख दिए, टाइम तो हमें बताना ही है। अब इसको आप सिर्फ सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ मीटर कितनी बार है? 1 2 3। इधर मीटर कितनी बार है? 1 2 3। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब यूनिट के नाम पर हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ सेकेंड बचा है। और सेकेंड कहाँ है? देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में, यानी सेकेंड इधर आके गुना हो जाएगा, होगा, तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो वैल्यू कट रहा है ना, पहले उसको आपस में काट लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कट रहा है उसको आपस में काटेंगे। 20 पंचे 100, यहाँ है ना, ऊपर है ना, 100 से काटेंगे 200 को, कितना बार में कटेगा? यह 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और आगे चलिए। 15 से ऊपर से ऊपर वाला काटते, 15 से काटेंगे 150 को, कितना बार में कट जाएगा? ये आपका 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटिए, 25 से काटिए, 25 पंचे 125, और 25 100 का कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना कितना होगा आपका? 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लीजिए, और आगे कोई वैल्यू आपका इधर बच रहा है? इधर कोई वैल्यू आपका बचता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 से ऊपर में है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। और आगे हम इसको काटे तो देखिए 4 ऊपर है और 18 नीचे है, तो यह 2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। और साथ ही साथ इस 2 से इस 2 को भी हम लोग काट लिए। अब क्या बचा हमारे पास? इधर इधर हमारे पास आपका बच गया है वैल्यू जो है आपका, नीचे में 9 है ना, और इधर 10 है, 10 9 कितना हो जाएगा? 90। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? एक सेकेंड रुकिएगा, इसको कैलकुलेट करने में एरर हो रहा है। सबको एक लाइन में पहले लाने दीजिए। पानी का आयतन कितना हो रहा है? देखिए 200 मीटर, तो हम यूनिट छोड़ दे रहे हैं अभी, 200 मीटर हो गया। इसके अलावा
150 मीटर, तो 200 गुने 150, ठीक है भाई, और इसको 2 मीटर तक हमें चाहिए। तो यह पानी का आयतन हो गया, इज इक्वल टू, देखिए पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल, तो यह आपका हो जाएगा 15 बट्टा कितना, 15/10 इसका लंबाई हो गया, और चौड़ाई कितना है आपका 125/100 इसका चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी बताइए कितना है, 20 है ना, तो 20 गुने 5/18 कर देंगे। तो 20 गुने यहाँ पे क्या होगा, 20 गुने 5/18, तो 20 गुने 5, नीचे में क्या आ जाएगा आपका 18, 20 गुने 5/18 हो गया, और गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा। अब कैलकुलेट करिए, एक लाइन में नहीं होने की वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखिए ए गुने भी गुने टी हो गया, 20 पंचे 100, 100 से काट लिए 100, कट गया। आगे देखिए और कुछ वैल्यू कट रहा है, 15 से काटेंगे, 15 दाही क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, यह क्लियर हो गया। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यह भी खत्म हो गया। आगे देख लीजिए और जो वैल्यू आपका कटने वाला है, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा। और कुछ ऊपर में है, ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में जो वैल्यू इधर आके गुना होगा तो सबको गुना करिए, 18 चौके 72 दूना 72 दूना 144, और इधर 20 है, सब वैल्यू को छोटा छोटा करके गुना कर लेते हैं। 10 दूना 20 दूना 40, 10 गुने 2 इसको आपस में गुना करिए, 10 दूना 20 दूना 40, तो इधर हो गया आपका 40 गुना 4 गुने 18, यह हो गया आपका 72, ठीक है। देख सकते हैं 18 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 10 सबका आपस में गुना होगा। अच्छा इधर भी आपका 1 2 बचा हुआ है, इधर भी आपका 1 2 बचा हुआ है, तो 2 गुने 10 20 दूना 40 दूना 80, इस पूरे के बदले हम ले लिए 80 गुना इधर 4 गुना 18 कितना हो गया 72, इतना सेकेंड आपका समय है, समय इतना सेकेंड। और सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए अब हम क्या करेंगे 60 से भाग कर लेंगे, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 24, 24 गुने 4 कितना होगा 96, 96 वैल्यू किसका हो गया टी का हो गया, ठीक है। तो टी यानी कि जो समय होगा हमारा वो आपका 96 मिनट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को बस ध्यान रखना है, पानी का जो आयतन होगा वह आपका ए गुने भी गुने टी होगा। ए का मतलब हो जाएगा जिस टाइप के पाइप से, पाइप आपका बेलनाकार हो सकता है ना, तो उसका मुहाना आपका वृत्ताकार हो जाएगा, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो पाइप के मुहाने का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे जिस पाइप से किसी टंकी को भरा जा रहा है, उसके बाद भी के जगह वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी का जो चाल होगा उसको लिखेंगे, और टी के जगह कितना समय इसको चलाना है उसको लिखेंगे। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 15 में आइए। यहाँ पे बोला है ए किसी काम को 6 दिन में, बी अकेले 8 दिन में, ए और बी मिलकर इस काम को 3200 में पूरा करने का सोचा। ए और बी सोचा कि 3200 रुपये में हम दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन क्या किया कि सी की सहायता से वह उस काम को 3 दिन में पूरा किया, यानी 3 दिन जब तीनों काम किया तो काम पूरा हो गया। हमें बताना है सी को कितना भुगतान करना होगा, यानी सी का मजदूरी। जब भी मजदूरी का बंटवारा करना होता है तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि कौन सा वर्कर कितना भाग काम किया, जो वर्कर जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। जैसे पूरे काम का अगर आधा काम कोई एक वर्कर करता है तो कुल मजदूरी का आधा वही ले लेगा, अगर पूरे काम का 1/4 कोई काम करता है तो कुल मजदूरी का 1/4 वह ले लेगा। अब यहाँ देखिए किया क्या है, ध्यान से समझिएगा। 3 दिन काम किया है ए भी और बी भी, तो ए अकेले पूरे काम को 6 दिन में कर सकता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा 3/6, ए के 3 दिन का काम 3/6, ए पूरे काम को 6 दिन में तो 1 दिन में 1/6, 2 दिन में 2/6, 3 दिन में 3/6, 4 दिन में 4/6, तो एक के 3 दिन का काम हो गया। बी पूरे काम को 8 दिन में कर सकता है, बी भी 3 दिन काम किया तो 3 दिन में 3/8 काम बी कर लेगा। यह काम ए का है, यह काम बी का है, दोनों के काम को जोड़िए तो कुल कितना निकलता है, जोड़िए 3 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 तो 12, 8 3 24 तो 9, 12 9 21, 21/24 भाग काम दोनों मिलके कर लिया। अब इसको काटिए, 7 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 8 24, यानी कि 7/8 भाग काम ए और बी मिलके कर लिया। और ए और बी का ही काम यहाँ से पहले हम लोग निकाल सकते हैं, ए और बी का ही काम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि अभी ए और बी ही काम किया है, ठीक है। यहाँ ए और बी का ही डे पता है तो ए और बी के बारे में ही निकाल सकते हैं कि वह 3 दिन में कितना काम कर सकता है। अब हम क्या करेंगे गौर से समझिएगा, 7/8 भाग यानी 8 में से 7 भाग काम कर लिया ए और बी मिलके, तो शेष कितना काम बचा होगा सर, 8 में से 7 भाग काम हो गया तो 1 भाग काम बचा, कुल कितना में से 8 में से, यही काम सी किया होगा। जो तीसरा वर्कर होगा इतना ही काम करेगा, तो कुल मजदूरी कितना है, कुल मजदूरी आप देख सकते हैं 3200 है, तो 3200 का 1/8 जो तीसरा वर्कर है वह ले लेगा, 3200 का 1/8 कितना होता है 400 होता है, यानी सी का जो मजदूरी हो जाएगा
सी का जो हिस्सा होगा वह क्या होगा, 400 रुपया होगा। हमें यहाँ पे सी का हिस्सा निकालना था। अगर ए का हिस्सा पूछता तो कुल मजदूरी का 3/6 भाग, हमें कुछ करने का जरूरत था ही नहीं। 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/6 यानी 1/2। 3/6 का वैल्यू 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। मतलब आधा काम ए करता है तो 3200 में आधा हिस्सा ए का होगा। अब इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ए का हिस्सा 3200 में आधा यानी कि 1600। बी का हिस्सा 3/8 काम करता है तो 3200 का 3/8 भी ले लेगा। देखिए 3/8, 8 चौके 32, 1200 बी का हिस्सा हो गया। 12-16 कितना हो गया, 2800। तो 2800 अगर ए और बी ले लेता है तो बचा कितना, अब 400। 400 हिस्सा किसका होगा, जो तीसरा वर्कर होगा, यानी सी का। आगे देखिए 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है एक दुकानदार, जो डैश के एकल छूट के बराबर, यानी 2 क्रमिक छूट के बदले हमें एक एकल छूट, एक समतुल्य छूट बताना है। जो 5% 4% अलग अलग लिखा हुआ है, इसके बदले एक छूट। तो 2 क्रमिक छूट के बदले जब भी एक समतुल्य छूट निकालना हो तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं a + b - AB/100, जहाँ a के जगह पहला छूट, b के जगह दूसरा छूट। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है। ए बी फॉर्मूला भी हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ए बी फॉर्मूला में अगर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ प्लस देते हैं, लेकिन डिस्काउंट वाले में जब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है तो यहाँ माइनस रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ए के जगह पहला डिस्काउंट रखिए, कितना % है, 5। बी के जगह दूसरा डिस्काउंट कितना है, 4, माइनस यहाँ पे ए बी, तो ए बी यानी 5 × 4 कितना होगा, 20, और नीचे में आपका रहेगा 100। 16-20 को कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 और 4 इधर 9 है, माइनस 2 में 10 से भाग करेंगे एक अंक के बाद दशमलव, यानी 0.2। 9 में से 0.2 अगर हटाते हैं तो 8.8, तो 8.8% का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों छूट के बदले में एक एकल छूट आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल्य छूट। बस फॉर्मूला इसको याद रखिए। आगे बढ़िए। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज के भुजाओं का लंबाई दे रखा है। हम क्या करते हैं, जब भी त्रिभुज की तीनों भुजा का मान पता हो, क्या है आपका, 5 है, 7 है और 10 है, यही तो है। तो तीनों भुजाओं का लंबाई पता हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इस निकालते हैं। इसका मतलब होता है परिमाप का आधा। परिमाप तीनों भुजा का योग, तो 5, 7, 12, 10, 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। परिमाप क्या होगा, तीनों का योग, और इस से दर्शाते हैं अर्ध परिमाप को, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा, यानी 22 का आधा 11। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √, जब तीनों साइड पता हो। तो सबसे पहले लिखते हैं एस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 11। इसका मान कितना, 11। अब एक बार एस लिखना है, और अब एस में से तीनों को घटाना है बारी बारी से, S - A, S - B, S - C। तो 11 में से 5 घटाइए 6 हो जाएगा, फिर 11 में से 7 घटाइए 4 हो जाएगा, और फिर 11 में से 10 घटाइए 1 होगा, S - A, S - B, S - C। रूट से बाहर कोई आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2। बाकी रूट के अंदर होगा 11 × 6 × 1 यानी कि 66, तो 2√66। विकल्प ए यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर। 50 का औसत लंबाई कितना है, 150। उनमें से 5, अब 50 में से केवल 5 का बात हो रहा है, 5 जिनका औसत आयु 146 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 जिसका औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है, कक्षा में शामिल हो जाते हैं। देखिए हुआ क्या है, जिसका औसत लंबाई आपका 146 है, औसत लंबाई कितना है, 146 है, इसमें से 5 कक्षा छोड़ देता है, यानी कि कुल इतना जो है कक्षा में से माइनस हो जा रहा है। और जिसका औसत लंबाई आपका कितना है, 156 है, ऐसा 5 इस कक्षा में क्या हो रहा है, शामिल हो जा रहा है, यह आपका प्लस हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 5 वैसे स्टूडेंट कक्षा छोड़ के चले जाते हैं जिसका औसत लंबाई 146 है, तो 146 × 5, जैसे अगर हम आपसे कहें 10 व्यक्ति का औसत आयु 6 वर्ष है, तो कुल आयु 10 × 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 146 औसत आयु वाला 5 व्यक्ति निकल गया, यानी कुल इतना आयु का व्यक्ति समूह से निकल गया, और 156 आयु का औसत आयु का 5 व्यक्ति आ गया, मतलब इतना आ गया। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, देखिए दोनों जगह 5 है तो हम 5 कॉमन ले लिए, तो 5 जब हम कॉमन ले लेंगे, ध्यान से समझिए, अगर 5 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 156, यहाँ से 146, तो 156 में से 146 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 10, यानी कि 5 × 10 क्या हो रहा है आपका, 50। तो कुल योग में 50 का क्या हो रहा है, वृद्धि, क्योंकि वैल्यू प्लस में आया। यहाँ पे जब इसमें से इसको घटाइएगा तो छोटका माइनस में, बड़का प्लस में, तो वैल्यू प्लस में आएगा, यानी योग में 50 का वृद्धि हो जाएगा। अच्छा, योग में 50 का वृद्धि हो गया तो औसत में कितना का वृद्धि होगा,
कितना व्यक्ति है, 50 व्यक्ति, तो 50 से भाग कर लीजिए। योग को औसत में बदलने के लिए आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं, यानी औसत में 1 का आपका वृद्धि हो जाएगा। तो पहले से औसत क्या था आपका, 50 विद्यार्थियों का 150 था, इसमें 1 का वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 151। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है समझिए, 146 वाला छोड़ के गया, 156 वाला आया, यानी कि औसत में 10 का वृद्धि हो रहा है, कितना का, 5 का, तो 10 गुने 5, कुल आयु में वृद्धि यही 50 का हो जाएगा। अब 50 का वृद्धि हो रहा है कितना में, 50 व्यक्ति की आयु में, तो 50 से भाग कर लीजिए, यानी कुल वृद्धि कितना का हो जाएगा औसत में, 1 का, जो भी औसत है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटता है उस केस में क्या होता है कि आपका संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, दो अंतः कोणों के योग का योग आपका 180 होता है। जैसे देख लीजिए, यह वाला कोण जो है, और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं यह वाला कोण, दोनों संगत हो जाएगा। कई तरीका इसको सोल्व करने का, तो यह 60 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। देखिए लाइन के जस्ट ऊपर दाईं ओर, लाइन के जस्ट ऊपर दाईं ओर संगत कोण, यह 60 है, यह भी कितना 60। अब सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर 60 बना तो इधर क्या होगा, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका इस कोण का माप, इधर 60 ही है ना, तो यह आपका 120 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 120 डिग्री आ गया। दोनों अंतः कोण, दोनों देखिए लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यह 105 है, तो यह कितना हो जाएगा 75, तो x का वैल्यू 75 डिग्री हो गया। हमें बताना है x + 2y का मान, तो x का मान देखिए कितना है, x का मान आपका इधर देख लीजिए 75 डिग्री है, और y का मान कितना है आपका, y का मान आपका 120 डिग्री, यानी 2 गुना 120 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, तो 120 गुना 2 240, 240 में 75 जोड़ेंगे कितना 315 आ जाएगा, 315 डिग्री आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा अगर काटे, एकांतर कोण बराबर। आगे देखिए, 3 के पहले 25 गुणज का औसत बताइए। हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आया है, 3 के पहले 25 गुणज, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा 3, अगला गुणज क्या होगा 6, अगला गुणज क्या होगा 9, अगला गुणज क्या होगा 12, यानी जो 3 के गुना में आएगा वही 3 का गुणज होगा। इसी प्रकार से 3 का कितना गुणज लिखना है, 25 गुणज लिखना है, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा 3 गुना 1, गुणज का मतलब जो 3 का मल्टीपल हो 3 के पहाड़ा में आएगा। 3 का दूसरा गुणज क्या होगा 3 गुना 2, 3 का तीसरा गुणज क्या होगा 3 गुना 3, 3 का 25वां गुणज क्या होगा 3 गुना 25, तो देख लीजिए 3 गुना 25 यानी कि 75, तो 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, 3 का 25वां गुणज 3 गुना 25 यानी कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुछ सीरीज आपका बना। अब हमें क्या बताना है, इसका औसत। तो अगर कोई श्रेणी जो है वह रेगुलर इंटरवल पर हो, यानी लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे देख लीजिए 3-6 में 3 का अंतर, 6-9 में 3 का अंतर, 9-12 में 3 का अंतर, यानी रेगुलर इंटरवल पर है। तो अगर कोई श्रेणी रेगुलर इंटरवल पर हो तो उसका औसत निकालने के लिए सिर्फ पहला पद पकड़िए, तो पहला टर्म क्या है 3 और आखिरी टर्म क्या है 75, बस इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए। 3 और 75 78/2 कितना आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 39 हो गया। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 3 का पहला गुणज क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 का 25वां गुणज 3 गुना 25 यानी कि 75 हो जाएगा, 75 होगा, पहला गुणज 3 और 25वां गुणज 75, इसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए। इतना ही हमें करना था। अगर हम आपसे कहे कि भाई 9 का पहले 20 गुणज का औसत बताइए, तो 9 का पहला गुणज 9 होगा और 9 का 20वां गुणज 9 गुना 20 यानी कि 180 होगा। हम क्या करेंगे, इसी दोनों को जोड़ करके कितना से भाग कर लेंगे 2 से भाग कर लेंगे। क्लियर, तो बस इतना सा ही काम आपको करना है, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो आपका रीजनिंग का सवाल है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में जो है एक एरर है, इसको सुधार देते हैं। 3 का पावर यहाँ पे 3 था, सिंपल सा क्वेश्चन ये आपका बोर्ड मास पे है। 3 का पावर क्या है 3 है। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 8, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट का पावर 0 है। तो 1 और 3 का क्यूब कितना 27, 27 गुने 1 गुने 8 कितना होगा 216, तो आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प डी 216 हो जाएगा। ठीक है, कुछ था ही नहीं। आगे बढ़िए, अभी आपका रीजनिंग है। इस तरीके से आपका यह सेट कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है मैथ्स बाटे का टेलीग्राम के ऊपर, तो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, अगर आगे आपको CBT 2 करना है
टेक्नीशियन करना है, आरपीएफएसआई करना है, जेई है, ग्रुप डी है, या रेलवे का कोई भी पेपर आपका 2025 में भी आपको देना हो, उन सब के लिए यह जो सेट है बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी तो आपको मैथ का सेट कराया जा रहा है, बहुत जल्द रीजनिंग का भी लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। टोटल जो 15 का 15 सेट है, सभी सेट जो है आपको बारी बारी से कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में इसके अगले सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।